हेलो दोस्तों, आज हम अपने नेम रिएक्शन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपने नेम रिएक्शन का थर्ड लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं और जिसमें हम भाइयों इनोलेट और इनोल की फॉर्मेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और हम कार्बोनिल कंपाउंड बेस्ड नेम रिएक्शन का भी आज हम थर्ड लेक्चर डिस्कस करेंगे और जिसमें आज हम फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट इन द केस ऑफ किसके केस में पढ़ने वाले हैं। एक और नया टर्म आया है जिसको हमें देखना है, वो भाइयों एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स के इनोलेट की फॉर्मेशन की आज हम चर्चा करेंगे। रिकमेंडेशन ये है कि पहले आपको पहली दूसरी वीडियोस कवर अप करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एनहाइड्राइड चारों का यूज इस एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड में हो जाएगा। इन तीन का तो खासकर यूज होने वाला है, अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपने अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर के जब आपने इनोलेट की फॉर्मेशन की थी तो चारों बेस से के कौन कौन से बेस सिलेक्टेबल थे इनोलेट की फॉर्मेशन के लिए, कौन से बेस नहीं सिलेक्टेबल थे इनोलेट की फॉर्मेशन के लिए, कब 100% इनोलेट मिल रहा था, कब नहीं मिल रहा था, कब पार्शियल इनोलेट की फॉर्मेशन हो रही थी, कब सेल्फ कंडेंसेशन, तो कब क्रॉस कंडेंसेशन की रिएक्शन चालू थी। तो ये वीडियो आपको देखनी पड़ेगी वरना इसमें दिक्कत आने वाली है। तो मैं आपको इन डेप्थ यहाँ पे नहीं बता सकता, पहले दूसरे लेक्चर में इन डेप्थ आपको कवरेज मिल जाएगा। सेकंड लेक्चर भी अगर आपने देख लिया उसमें मैंने अल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एनहाइड्राइड चारों का एक साथ बता रखा है। सेकंड लेक्चर में भी मैंने पूरा कवर अप करवाया है फर्स्ट लेक्चर को भी, पर फर्स्ट लेक्चर इन डेप्थ था अल्डिहाइड और कीटोन का। ठीक है, तो आप अगर समय है तो वो देखो, नहीं तो सेकंड लेक्चर जरूर देखना है इसको समझने के लिए। ठीक है, अगर ये लेक्चर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। ठीक है भाइयों, तो चालू करते हैं अपने इसको। देखिए भाइयों, आज हम अपने एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स के इनोलेट की फॉर्मेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले आ जाते हैं एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स होते क्या हैं। नाम ही पता चल रहा है, एक वर्ड आता है मिथिलीन, सुना होगा आपने। अगर मिथिलीन जो ग्रुप होता है वो होता है CH2 ग्रुप। क्या भाइयों, CH2 ग्रुप। और एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स की क्या है, क्या बोला है उसको देखने के लिए, ये जो मिथिलीन जो ग्रुप है उससे अटैच दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। क्या भाइयों, उससे जो अटैच होते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जिसकी वजह से ये जो ग्रुप कहलाता है एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड कहलाता है। और इसका एक खासकर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये जो दो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये जो मिथिलीन के जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही ज़्यादा हाईली एसिडिक हो जाते हैं। इतने ज़्यादा हाईली एसिडिक हो जाते हैं, अगर हम बेस लेकर आते हैं, अगर हम वीक बेस लेकर आते हैं भाइयों, स्ट्रॉन्ग बेस लाने की जरूरत ही नहीं, अगर हम वीक बेस लेकर आते हैं तब भी ये अपने आप को डीप्रोटोनेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, डीप्रोटोनेट करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हमें स्ट्रॉन्ग बेस की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, अगर हम वीक बेस भी ले लेते हैं तब भी हमारा काम बन जाएगा और अपना इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब आते हैं कुछ आपके पास एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स आपको पता होने चाहिए जिनका हमें यूज करना है। तो इन शॉर्ट मैंने एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जिनका यूज हम करेंगे तो जल्दी से देख लेते हैं, फिर अपना लेक्चर चालू करते हैं। फिर चारों बेस को लेकर आएंगे, कौन कौन से बेस होते हैं, ऑक्सी बेस, फिर कौन से आते हैं हमारे कार्बन बेस का हम लेकर आएंगे, फिर देन हाइड्राइड बेस को लेकर आएंगे, देन नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस, और उन सभी की रिएक्शन आपको पता भी है और आपको मैं करवा भी दूंगा, टेंशन भी ले रहे हो। बस जल्दी से एक बार एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स को देख लेते हैं। तो भाइयों देखो, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स ये आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, एल्डिहाइड ग्रुप, दोनों तरफ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच्ड है। अगर एक एल्डिहाइड ग्रुप को हटा दिया तो एक एस्टर ग्रुप आ गया, ऑब्वियसली देखो ये एस्टर ग्रुप है और एक एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, है ना भाइयों। और यहाँ पे देखो दोनों तरफ क्या है, एसीटेट ग्रुप आ गए। अगर मैंने एक एसीटेट ग्रुप को हटाया, एक एस्टर और एसीटेट ग्रुप लगे पड़े हैं। ठीक है, तो ये हमारे एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। इसको एक स्पेसिफिक नाम बोला गया है, क्या, इथाइल एसीटो एसीटेट। क्या, इथाइल एसीटो एसीटेट, नाम लिख लेना, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, अगर हम दोनों जगह OAT ग्रुप मतलब दोनों जगह एस्टर ले लेते हैं, देखो दोनों जगह एस्टर आ गए तो इसे हम बोलते हैं डाई इथाइल मेलोनेट। क्या, डाई इथाइल मेलोनेट, नाम लिख लेना। ठीक है, और कुछ और एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड जैसे नाइट्रो ग्रुप और साइनो ग्रुप के साथ आ गए। चलो इस चीज़ को नोट कर लेते हैं, फिर आपके अपने लेक्चर को चालू करते हैं। नोट कर लिया, और लेक्चर बिल्कुल समझ में आने वाला है, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दे। ठीक है, तो मैं रब कर रहा हूँ और आ जाते हैं अपने चारों बेस को लेकर आते हैं और एक एक करके अपने
आप एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड्स के पास लेके आएंगे और अपने रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे। और आपको पिछले 2 लेक्चर देख रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपने पिछले 2 लेक्चर देख रखे तो बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है आपके सामने। तो भाइयों सबसे पहला बेस जो अब हम लेके आने वाले हैं वो हमारे होते हैं हमारे ऑक्सी बेस। ठीक है, तो ऑक्सी बेस में भी हमें 4 केस डिस्कस करने हैं। तो हम यहाँ पर केस नंबर फर्स्ट, ठीक है, तो केस नंबर फर्स्ट में हम जो ये अपने एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड लेकर आ रहे हैं भाइयों, ये एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड ये, ठीक है, और इसमें हम अपने ऑक्सी बेस लेकर आ रहे हैं। क्या? ऑक्सी बेस। जैसे OH नेगेटिव आयन, वो कहाँ से मिलेगा भाई? ऑब्वियस सी बात है NaOH से निकलेगा। अब ये OH नेगेटिव आयन ये पहले ही बोल देता है ऑक्सी बेस क्या होते हैं भाइयों? न्यूक्लियोफिलिक होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियोफिलिक। तो आप देख सकते हो न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से ये कार्बन पे अटैक मारना पसंद करता है। पिछले 2 लेक्चर में ही तो ये बातें हुई थी। तो ये OH नेगेटिव आयन यहाँ पे भी अटैक मार सकता है और ये यहाँ पे भी अटैक मार सकता है। दोनों ग्रुप, क्योंकि एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड क्या है हमारा? सिमेट्रिकल है, तो कहीं पे भी हम अटैक करवा दें कोई दिक्कत हमें नहीं आएगी। तो हम इधर भी अटैक करवा सकते हैं, उधर भी अटैक। तो मैंने किसी एक पोजीशन पे अटैक करवा दिया, अगर मैंने इस पोजीशन पे अटैक करवाया तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा और इस पे डबल बॉन्ड हो और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे OH ग्रुप यहाँ पे अटैच हो चुका है। और भाई यहाँ पे आपको साफ सीधी दिख रहा है कि अगर ऑक्सीजन वापस अपने इलेक्ट्रॉन उतारता है तो यहाँ पे कोई अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं होता है, जिसकी वजह से OH को ही अपने इलेक्ट्रॉन लेके वापस बाहर आना पड़ता है। तो जब वापस बाहर आएगा तो हमारे जो ये कीटो फॉर्म है जो हमारा पहले था वही हमारा कीटो फॉर्म बाद में भी मिला, मतलब हमारा कीटो फॉर्म बर्बाद नहीं हो पा रहा। तो ऑब्वियस ही बात है, तो ऐसे बेस को हम सिलेक्ट करते हैं इनोलेट की फॉर्मेशन के लिए। तो भाई ये जो बेस है बार बार आएगा, बार बार इसे बाहर निकाल के हमारे कीटो फॉर्म बच जाएंगे, तो इसलिए बार बार ये वापस उस जगह पे अटैक क्यों मारेगा? तो ये न्यूक्लियोफिलिक भी है, साथ में ये कार्बन पे अटैक मार रहा है पर कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा, इसलिए ये क्या करता है? प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करने लग जाता है, क्योंकि इसे पता है क्योंकि मैं बाहर आ रहा हूँ तो हमारे ये कीटो फॉर्म बर्बाद नहीं हो पा रहे और हमें पता है इनोलेट बन सकता है। तो आ जाते हैं, ये प्रोटॉन एक्सेप्टर का काम करने लग जाता है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, अब ये अपने प्रोटॉन कहाँ से निकालेगा? बात इस चीज़ की आती है। देखो हाइड्रोजन यहाँ पे भी मिलेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे भी मिलेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे भी मिलेंगे। तो देख सकते हो ये वाली पोजिशन, क्या भाइयों? ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन एक जैसी है, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन और ये वाली पोजीशन, मतलब ये वाली एक जैसी पोजीशन है, चाहे यहाँ अटैक मारे चाहे यहाँ, एक ही बात है। और सेकंड पोजीशन ये बात आती है जहाँ से हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा वहाँ से ये अपने हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ देखो ये अगर यहाँ से हटाता है ये पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है तो इसलिए यहाँ का हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है बेस। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा। और भाइयों ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बहुत ही मोर स्टेबल होता है। क्या भाइयों? बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये देखो रेजोनेंस कर सकता है, ये रेजोनेंस कर सकता है नहीं कर सकता भाइयों? ऑक्सीजन में नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, फिर देन आपके पास डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये वापस रेजोनेंस करे इसको परेशान करेगा, मतलब ये रेजोनेंस चलता रहता है और आपके पास कुछ ऐसी कंडीशन तैयार होती ही रहेगी। और ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज, मतलब इसका हम रेजोनेंस हाइब्रिड बना ले एक बार तो आपके पास रेजोनेंस हाइब्रिड इसका आ जाएगा। देख लो आपके पास इसका रेजोनेंस, मतलब ये डबल बॉन्ड यहाँ से यहाँ ये इन पूरे में शिफ्ट हो रहा है और ये जो नेगेटिव चार्ज है ये स्टेबलाइज हो रहा है रेजोनेंस की वजह से, इसलिए ये बहुत ही अच्छा मोर स्टेबल स्ट्रक्चर होता है और जिसकी वजह से आपके इनोलेट की तो फॉर्मेशन होगी, मतलब ये जो आपके बने हैं ये इनोलेट ही तो बने हैं, ये बहुत ही स्टेबल इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाती है। ये यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ मैं, इस पे ध्यान मत दो, ये तो मैंने आपको दिखाया था कि ये कैसे अपनी स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, क्योंकि इसके नेगेटिव चार्ज कितना डिस्पर्स हो रहा है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज का डिस्पर्जन होगा उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसलिए इसकी जो इनोलेट है बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। तो बाद में जो ये जो बेस है OH नेगेटिव आयन जो H लेके गया है यहाँ से, वो अब इनोलेट पार्शियल बनेगा या कंप्लीट बनेगा वो डिपेंड करता है कि बेस अपने इलेक्ट्रॉन देता है, प्रोटॉन देता है नहीं देता। बेस तो प्रोटॉन देने के लिए तैयार है, पर ये जो हमारा इनोलेट है वो प्रोटॉन लेने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? उसके पीछे रीजन है, क्योंकि ये मोर स्टेबल है, स्टेबिलिटी गेन कर चुका है और स्टेबिलिटी गेन करने के बाद ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहता,
ये इतना स्टेबल हो गया है कि प्रोटॉन को लेना ही नहीं चाहता। इसी वजह से यहाँ पे जो होते हैं कंप्लीट इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाती है, 100% इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाती है भाइयों। ठीक है भाइयों, तो इस चीज़ को नोट कर ले। ऑक्सी बेस से भी अभी तक क्या होता था, अल्डिहाइड कीटोन एस्टर में ऑक्सी बेस डालते थे, वहाँ पार्शियल इनोलेट की फॉर्मेशन होती थी और सेल्फ रिएक्शन हो पाती थी, जिसकी वजह से पार्शियल इनोलेट बनते थे, हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करते थे, इनोल बनता था, तो वो सेल्फ रिएक्शन कर सकते थे। पर ये भाई सेल्फ रिएक्शन करने के लिए तैयार ही नहीं है, आप प्रोटोन का एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं, तो 100% इनोलेट बनेंगे और क्या बनेगा, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे क्रॉस रिएक्शन ही रेडी होगी करने के लिए। ठीक है, तो ये क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन ही करेगा। ठीक है, क्योंकि ये हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, बल्कि सभी कर रहे थे, तो इस चीज को नोट कर ले। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। तो पहला केस तो ये था कि ये 100% इनोलेट की फॉर्मेशन होती है। अब आ जाते हैं केस सेकंड। अगर हम अपने एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स को चेंज करते हैं, अब हम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड हमारे यही हैं भाइयों, बस हमने थोड़े ग्रुप को चेंज किया है। ग्रुप क्या चेंजमेंट लेकर आए हम, यहाँ पे जो ग्रुप था यहाँ पर हमने एक ग्रुप चेंज करके यहाँ पे ले लिया OAT ग्रुप। ठीक है भाइयों, तो आपको पता चल गया यहाँ पे एस्ट्रो की कहानी आ गई। क्या भाइयों, एस्ट्रो की कहानी। अगर हम OH नेगेटिव लेके आते हैं और OH नेगेटिव एन भाई न्यूक्लियोफिलिक है, पिछले वाले केस में तो कीटोन थे, तो वहाँ पे कोई लिविंग ग्रुप नहीं होता था, इसलिए खुद ही बाहर आ जाता था, इसलिए क्या कहता है भाई हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करके निकल जाऊँ। पर भाई इसको जैसे ही एस्टर दिख जाते हैं, और एस्टर के हमने इनोलेट की फॉर्मेशन देखी थी, एस्टर में क्या होता था, जब हम ऑक्सी बेस डालते थे OH नेगेटिव एन तो हमें दिक्कत देता था, तो यहाँ पर ये अटैच करेगा तो क्या होता था, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ऑब्वियस ही बात है, और यहाँ पे OH ग्रुप लग गया और OAT ग्रुप, आपको पता है ये लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, और ये निकलेगा तो हमारा कीटो फॉर्म तो बर्बाद हो जाएगा। कीटो फॉर्म बर्बाद हो गया क्योंकि यहाँ पे एसिड की फॉर्मेशन होगी, फिर ये बचे कुछ एसिड वो बचे कुछ बेस को पकड़ता है NaOH को, और उससे H को दे देता है और इसको सोल्ट बना देगा, तो हमारा कीटो फॉर्म तो बर्बाद हो गया। यही तो होता था एस्टर के केस में, तो यहाँ पे भी एस्टर इसलिए यही होगा, तो यहाँ पे कीटो फॉर्म बर्बाद हो गया, तो हम ऑक्सी बेस का यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे भाइयों। एस्ट्रो के केस में हम ऑक्सी बेस से ही अपने इनोलेट की फॉर्मेशन करते थे, अगर आपने पिछले लेक्चर देखा है तो। कैसे, तो आप बोलोगे भाई हमने एस्ट्रो केस में ऑक्सी बेस का यूज़ किया तो हमारे कीटो फॉर्म तो बर्बाद हो गए, तो हम इनोलेट की फॉर्मेशन कैसे करेंगे भाइयों। उसकी पीछे शर्त थी कि हमारा जो ये लिविंग ग्रुप है, हम जिस हिसाब से हमारा लिविंग ग्रुप होता है उसी हिसाब से हम अपना बेस लेंगे, तब हम अपने इनोलेट की फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे हम ले लेते हैं अपने NaOET ग्रुप, तो यहाँ पे हमारा जो बेस अटैक मारेगा वो OET ग्रुप अटैक मारेगा, तो ये यहाँ पे अटैक मारेगा, तो आपको पता है तो क्या होने वाला है, जब अटैक मारेगा ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज और OAT ग्रुप यहाँ लगा हुआ है, एक ऑब्वियस सी बात है पहले भी लगा पड़ा है, नेगेटिव चार्ज जब उतरेगा तो OAT यहाँ पे लीव कर जाएगा, तो होने क्या वाला है, यहाँ पे आपके वापस आपका जो पहले जो कीटो फॉर्म था वो वापस आपके पास बरकरार है, मतलब यहाँ पे कीटो फॉर्म बर्बाद नहीं हुए। तो ऐसे बेस को हम सिलेक्ट करते हैं, ऐसे ऑक्सी बेस को हम सिलेक्ट करेंगे इनोलेट की फॉर्मेशन के लिए। शर्त क्या थी, जिस हिसाब से लिविंग ग्रुप होगा उसी के अकॉर्डिंग आप अपना बेस ले लो, तो आप अपने इनोलेट की फॉर्मेशन इजीली कर सकते हो एस्ट्रो के केस में और एनहाइड्रोडो के केस में। तो एस्टर है तो भाई लेना तो पड़ेगा, जिस हिसाब से उसका लिविंग ग्रुप है उस हिसाब से आपको अपना बेस लेना ही पड़ेगा इनोलेट की फॉर्मेशन के लिए। तो भाई अब ये देखो, ये बेचारा कहता है भाई तूने मेरे को ऐसा ले लिया, मैं यहाँ पे अटैक मार रहा हूँ और वापस वही प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब हमारा कीटो फॉर्म बर्बाद नहीं हो पा रहा। तो ये कहता है भाई बार बार वो हरकतें क्यों करूँ, तो ये कहता है भाई हम प्रोटोन को एक्सेप्ट करने का काम कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, न्यूक्लियोफिलिक होकर भी ये प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करने का काम कर लेते हैं। कैसे, ये देखो, ठीक है, यहां पर जो OET आता है वो प्रोटॉन एक्सट्रैक्ट करने का काम करने के लिए तैयार हो जाता है ना भाइयों। प्रोटॉन को एक्सट्रैक्ट करने का काम करने के लिए तैयार हो जाता है नहीं हो जाता, पहले ये बताओ। हो जाता है, क्योंकि उस पर कोई चांस नहीं है, तो प्रोटॉन भाई यहाँ से भी एक्सट्रैक्ट कर सके यहाँ से भी। तो शर्त क्या है, जो ज़्यादा तो प्रोटॉन का एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ से बेटर होगा, तो यहाँ से निकालता है, तो आपके पास कंडीशन ये होगी, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और ये हमारे क्या हुई, इनोलेट की फॉर्मेशन हुई या नहीं हुई, ये हमारे
इनोलेट की फॉर्मेशन हुआ है नहीं हुआ है पहले बताओ। ये हमारे इनोलेट की फॉर्मेशन, और ये इनोलेट मोर स्टेबल होता है, अभी मैंने आपको दिखाया। और मोर स्टेबल होने की वजह से यहाँ पर ये अपने बेस से वापस हाइड्रोजन लेता नहीं है, प्रोटॉन लेता नहीं है, तो यहाँ पे 100% इनोलेट की फॉर्मेशन होती है। और 100% इनोलेट होगी तो ये अपनी क्रॉस रिएक्शन को ही आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन होती है। तो एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हम बेस ले रहे थे, जैसे NaOET, बहुत ही तगड़े बेस उठा रहे हैं हम, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस। पर भाइयों मैंने आपको बताया था एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के आसपास, एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के आसपास ये जो CH2 ग्रुप है उससे अटैच 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाता है। तो इसकी वजह से इसको वीक बेस भी दे दो तब भी अपने आप को डिप्रोटोनेट कर सकता है। तो भाई जो काम आसानी से हो सकता है उतना भारी भरकम सामान देने की क्या ज़रूरत है। तो हम इतने स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ क्यों कर रहे हैं? कोई नहीं, अगर हमारे पास कोई चारा नहीं होता तो हम स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ कर लेंगे। अगर हमारे पास कोई कंडीशन, हम वीक बेस का भी यूज़ कर लेते हैं। जहाँ तक कंडीशन हमारे पास जितनी सुविधाएं हैं उसका फ़ायदा उठाओ। मतलब हम अपने वीक बेस से काम कर चला सकते, तो वीक बेस का यूज़ करो। तो आपके पास वीक बेस कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लो। जैसे आपके पास होंगे NET3, ये आपके वीक बेस हो गए। जैसे पिरिडीन हो गया, जैसे आपके पिपरिडीन हो गया, ठीक है। और जैसे ये सारे आपके वीक बेस है, इनका यूज़ करो, आपके इनोलेट की फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगी, क्योंकि ये बड़े ही वीक बेस से ही अपना डीप्रोटोनेशन का काम चालू कर देते हैं। तो ये थे जो केस मेरे को बताने थे, जिनको मेरे को आपको समझाना था, ठीक है। तो ऐसे करके आप सभी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के ऑक्सी बेस का यूज़ कर अपने इनोलेट की फॉर्मेशन बना सकते हैं, ठीक है भाइयों। बस शर्त क्या है, एस्टर के केस में इतना याद रखना, एल्डिहाइड और कीटोन के केस में तो आप कुछ भी बेझिझक अपने ऑक्सी बेस का यूज़ कर लो, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर एस्ट्रो के केस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जिस हिसाब से आपका लिविंग ग्रुप होगा उस हिसाब से आपको अपना बेस उठाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम अपने कीटो फॉर्म बर्बाद नहीं कर पाएंगे और हमारी रिएक्शन हो जाएगी। बस इतना याद रखना, यहाँ पे 100% इनोलेट की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अगर समझ में आया तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जो कर दें, ठीक है भैया। ठीक है भैया, तो इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। अब क्या है भाइयों, अपने सेकंड बेस को लेकर आते हैं। सेकंड बेस जैसे हमारे पास कौन है, कार्बन बेस। जैसे RLI हो गया भाई, ले लो अपने एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड उठा लो, या आपके एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है, इसमें RLI डाल दो। आपको पता है ये अटैक मारेगा, वो ये बोलता है मैं न्यूक्लियोफिलिक हूँ, तो ये आपको पता है ये कार्बन पे अटैक मारेगा। और कार्बन पे अटैक मारने के बाद क्या होने वाला है भाइयों, ये अपने इलेक्ट्रॉन उठा लेगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे R ग्रुप लग गया, ये वापस उतरेगा तो कोई लिविंग ग्रुप होगा नहीं, ये यहाँ पे ऐड होकर रह जाएगा, जिसकी वजह से हमारा कीटो फॉर्म क्या हो जाएगा भाइयों, बर्बाद हो जाएगा। इसलिए हम इसका यूज़ नहीं करेंगे। तो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड्स के केस में भी हम अपने क्या भाइयों, हम अपने इस चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे, कार्बन बेस का। थर्ड हमारा जो बेस होता है, जल्दी देख लो, बस हमें ऑक्सी बेस का ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंस था, इसलिए मैंने ऑक्सी बेस पे ज़्यादा ध्यान दिया, बाकी सभी का काम वही है। जैसे हम अपने हाइड्राइड बेस को उठा लेते हैं, जैसे हम अपने एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड ले लेते हैं, आप कोई से भी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड ले सकते हो, ठीक है। जैसे मैं NaH ले रहा हूँ, तो ये क्या करेगा, ये पहले ही बता देता था हम नॉन न्यूक्लियोफिलिक है। नॉन न्यूक्लियोफिलिक होने की वजह से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब हाइड्रोजन कहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करेगा वो बात आती है भाई, यहीं से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो आपके पास तो इस तरह की कंडीशन आएगी, या नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज इनोलेट की फॉर्मेशन कर लेगा, और ये इनोलेट जो बनेंगे वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल इनोलेट बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, स्टेबल तो छोड़ो, ये H2H मॉलिक्यूल बेस ही अपने प्रोटॉन देने के लिए तैयार नहीं होते, और इस साथ में ये लेना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पे जो इनोलेट की फॉर्मेशन होगी 100% इनोलेट की फॉर्मेशन होगी। अभी तक तो यही तो करते आ रहे भाई, पहले तीसरे लेक्चर में हाइड्राइड बेस का तो काम यही है, और नेक्स्ट बेस का भी काम यही है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो 100% इनोलेट, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे किस रिएक्शन को होने की संभावना बढ़ जाएगी, क्रॉस रिएक्शन ही होगी यहाँ पर। लास्ट जो बेस है जिसको ईजिली देख लेते हैं, फिर अपने फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट को हम यहाँ पर ख़त्म कर देंगे, और नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने इनोलेट तो हम बनाने सीख गए, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम अपने इनोलेट की रिएक्शन आगे बढ़ाने चालू कर देंगे, ठीक है। रिएक्शन ऑफ इनोलेट पढ़ने लग जाएंगे, इनोलेट बनाने आगे, अब इनोलेट की रिएक्शन करवाने चालू कर देंगे, और अपने नेम रिएक्शन जो भी होंगे उनको ख़त्म करेंगे। चलो
लास्ट जो है अपने नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस को देख लेते हैं। ये मोटे तगड़े होने की वजह से ये पहले ही बोल देते हैं हम नॉन न्यूक्लियोफिलिक है भाइयों, मतलब ये कार्बन अटैक आप मारेंगे नहीं। कार्बन अटैक नहीं मारेंगे तो ऑब्वियस सी बात है हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, तो यही हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे एलडीए, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो बनेगा वो लिथियम इनोलेट बन जाएगा नहीं बन जाएगा। पिछला लेक्चर यही तो था, जिन्होंने नहीं देखा बिल्कुल देखना, ठीक है। लिथियम इनोलेट बन जाता है तो 100% इनोलेट की फॉर्मेशन हो जाती है और ख़त्म करनी, क्रॉस रिएक्शन होनी चालू हो जाती है। तो भाइयों हमने चारों बेस का सिलेक्शन कर लिया। ऑक्सी बेस इंपॉर्टेंस था जिसको मैंने थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। कार्बन बेस का यूज़ नहीं करेंगे, हाइड्रेट बेस का यूज़ कर सकते हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है भाइयों। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी, और हमने इनोलेट की फॉर्मेशन पूरी ख़त्म कर दी, हमारा बेसिक्स पूरा ख़त्म हो गया। अगर आपने ये 3 लेक्चर अच्छी तरह पढ़ लिए हैं तो आपको कार्बोनिल कंपाउंड बेस नेम रिएक्शन, खासकर इनोल और इनोलेट के बेस नेम रिएक्शन में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में अपने इनोलेट को तो हमने बना लिए, अब इनोलेट की रिएक्शन आगे बढ़ाएंगे। अगर आपने ये 4 वीडियो का रिवीजन, ये 3-4 वीडियो जो आई आपके पास उसका रिवाइज करो और नेक्स्ट वीडियो का मैं आपको आगे बढ़ाएंगे।